एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग इंडियन इंग्लिश राइटिंग के कुछ पोइट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे श्री औरोबिंदो की M.K. नायक की बुक से। औरोबिंदो घोष, जिनको श्री औरोबिंदो कहा जाता है, 1872 में पैदा हुए, 1950 ही डाइड। मतलब आज़ादी के 3 साल बाद। आज़ादी का जिक्र इसलिए किया मैंने क्योंकि आंदोलन में भी भाग लिया था इन्होंने कुछ सालों तक। उसके बाद इन्होंने एक अलग लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। मनमोहन घोष के छोटे भाई थे ये। इंग्लैंड ये गए 7 साल की उम्र में और वापस आए कैम्ब्रिज से 1893 में। He is obviously पहले पैट्रियट टू पोएट, योगी एंड सीयर। शुरुआत में देशभक्त, बाद में पोएट बने, योगी बने, सीयर बने। सीयर यू अंडरस्टैंड, एक तरह से दृष्टा कह लीजिए जिसको कहा जाता है। बड़ौदा स्टेट सर्विस में काम किया 1893 से 1906 तक। पॉलिटिकल रेडिकल रहे 4 साल, 1906 से 10, मतलब उस समय ये आंदोलन वगैरह में भाग लिया करते थे। फिर स्केप टू पौंडीचेरी, जो कि आज पुडुचेरी है, उस समय फ्रेंच पोसेशन में था वो, मतलब फ्रांस की कॉलोनी था कह सकते हैं। 1910 में पौंडीचेरी चले गए, वहीं जाकर के आश्रम बना लिया श्री औरोबिंदो ने। अलीपुर जेल में जब वो थे बंद, उसी समय जब वो पॉलिटिकल रेडिकल हुआ करते थे तब की बात है। उस समय ही हैड रिमार्केबल मिस्टिक एक्सपीरियंस। मिस्टिक देखिए बहुत खूबसूरत वर्ड है। मिस्टिक और फिलोसोफर के बारे में क्या कहा जाता है? फिलोसोफर के बारे में कहा जाता है फिलोसोफर नोज गॉड बट philosopher knows about God but mystic knows God। फिलोसोफर ईश्वर के बारे में जानता है, मिस्टिक ईश्वर को जानता है। तो ऐसा कुछ अनुभव ज़रूर हुआ होगा अलीपुर जेल में, बाद में जैसा उन्होंने स्वीकार किया होगा तभी आज हम पढ़ रहे हैं। रिमार्केबल मिस्टिक एक्सपीरियंस हुआ उन्हें वहीं पर जेल में ही, जिसको उन्होंने क्या कहा, विच ही डिस्क्राइब्ड एज नारायण दर्शन। उन्होंने उसे नारायण दर्शन का नाम दिया, एज इफ भगवान विष्णु ने दर्शन दिया हो, जो भी हो। 1914 में जब वो पौंडीचेरी में ही थे तो एक फ्रेंच लेडी वहाँ जुड़ी उनसे, उनका नाम था मदाम मीरा रिचर्ड। देखिए मदाम ही बोलते हैं फ्रेंच में, मैडम नहीं बोलते। स्पेलिंग भी देखिए MADAME है। मदाम मीरा रिचर्ड से वहाँ जुड़े वो। बाद में इन्हीं मदाम मीरा रिचर्ड को मदर के नाम से जाना गया। जैसे आप जानते हैं विवेकानंद के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टर निवेदिता बहुत फेमस हैं, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में मदाम मीरा रिचर्ड यानी मदर बहुत फेमस हैं। मदाम ने औरोबिंदो को अपना गुरु मान लिया अपने क्वेस्ट को लेकर के, जो लाइफ को लेकर के उनका क्वेस्ट था, जो खोज थी, उसके लिए औरोबिंदो को उन्होंने गुरु कंसीडर कर लिया। On 24th November 1926, Sri Aurobindo withdrew into complete seclusion for some time। 24 नवंबर 1926 अपने आप को एकदम अकेला कर लिया औरोबिंदो ने। फिर कह सकते हैं कि उस समय उनका स्पिरिचुअल क्वेस्ट चल रहा था, लिटरेरी वर्क चल रहे थे, पोएट्री, ड्रामा, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, कल्चरल एंड क्रिटिकल राइटिंग्स शुरू हुई, जो कि उनके डेथ तक चलती रहीं। डेथ हुई उनकी 5 दिसंबर 1950 में। ठीक है, अब थोड़े से उनके पोएटिक करियर की अगर बात करें तो लिरिकल, नरेटिव, फिलोसॉफिकल एंड एपिक
ये सब राइटिंग लिखी उन्होंने। शुरुआत में शॉर्ट पोएम्स आई 1890 से 1900 के बीच, जिसमें क्या थीम हुआ करता था उनके शॉर्ट पोएम में। देखिए यही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लव, सॉरो, डेथ एंड लिबर्टी। ठीक है, एक वर्क है इनका इनवॉई, ENVOI, in which the poet hears Saraswati and the Ganges beckoning him। तो उसमें क्या पोएट ने दिखाया है कि माँ सरस्वती और माँ गंगा मुखातिब हुई हैं उनसे। किसमें? इनवॉई में, ENVOI। ऊपर मैंने बताया शॉर्ट पोएम्स पब्लिकेशन था, मतलब एक कलेक्शन था, एंथोलॉजी थी जिसमें पोएम्स थी और उनका थीम हुआ करता था लव, सॉरो, डेथ, लिबर्टी। नीचे हम बात किए इनवॉई की, जिसमें पोएट ने ये डिस्क्राइब किया है कि माँ सरस्वती और माँ गंगा उनसे मुखातिब हुई हैं, उनसे बातें की हैं। इनविटेशन, रिविलेशन, ये भी मिस्टिक अवेयरनेस को लेकर के उनके पीसेस हैं। शॉर्ट पोएम्स करके ऊपर क्या बात थी? हाँ, शॉर्ट पोएम की बात हो रही है। रिफ्लेक्टिव है, सिंबॉलिक वर्ड्स है, जैसा कि रिफ्लेक्टिव समझते हैं किसी चीज़ पर अच्छे से विचार करना, मतलब एक गहन विचार चिंतन करना। सिंबॉलिक आप इसको विलियम ब्लेक के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे William Blake was also a mystic, and that's why he used very symbolic language in his poetry. The same we are getting here in Aurobindo. कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंबॉलिक और रिफ्लेक्टिव वर्ड्स का, जैसे द राक्षसास, द मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य। ठीक है, उन्होंने कुछ सॉनेट्स भी लिखे हैं, औरबिंदो ने कुछ सॉनेट्स भी लिखे हैं, जैसे है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर द पोएम्स इन न्यू मीटर्स जो है, इन कलेक्टेड पोएम्स, उसमें कह रहा है कि कुछ बेस्ड नोन और मिस्टिकल लिरिक्स लिखे हुए हैं, जैसे द बर्ड ऑफ फायर, थॉट द पैराक्लीट, रोज ऑफ गॉड, comparable to Hopkins in his most characteristic vein। हॉपकिंस का नाम सुना है? GM हॉपकिंस, ये भी काफ़ी सिंबॉलिक पोइट्री लिखा करते थे और ही वॉज प्रीस्ट बाय प्रोफेशन एंड ही यूज्ड टू राइट इन सिंबॉलिक वे, मोर इमेजरी ही यूज्ड इन हिज पोएम। द कैरियन कंफर्ट काफ़ी फेमस पोएम है उनकी। लॉन्गर पोएम्स की अगर बात करें तो उर्वशी, लव एंड डेथ, बाजी प्रभु। ठीक है, 6 फ्रैगमेंट्स की अगर बात करें, फ्रैगमेंट्स का मतलब जो कंप्लीट ना हुआ हो अपने आप में, जिसकी स्टोरी कंप्लीट ना हो, जैसे सोहराब एंड रुस्तम जो लिखा हुआ है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, उसको एपिक फ्रैगमेंट कहा जाता है। द ऋषि, चित्रांगदा, यूलोपी, द टेल ऑफ नल, द विजिल ऑफ थैलियर्ड और खालिद ऑफ द सी, ये 6 फ्रैगमेंट्स हैं उनके। सारे वर्क आपको याद हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, 1-2 याद कर लें और थीम्स याद कर लें। सावित्री के बारे में थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ लें, क्योंकि सावित्री एपिक है उनका। जब भी औरबिंदो की बात आती है तो सावित्री की बात करते हैं हम, विल टॉक अबाउट दैट। अगर बात करें, अच्छा, खालिद ऑफ द सी एंड अरबियन रोमांस, ये नाम था इसका पूरा। उर्वशी की बात करें तो 1500 लाइन की पोएम है, ब्लैंक वर्स में है, 4 कैंटोस में है। किंग पुरुरवा और उनका प्यार सेलेस्टियल डैमसेल यानी अप्सरा के लिए, उर्वशी के लिए, उसकी कहानी है।
जिसको कालिदास ने अपने प्ले विक्रम उर्वशी में कही है कहानी। विक्रम उर्वशीयम कालिदास की रचना है, नाटक है उनका। तो उसमें कहानी है पुरुरवा की और उर्वशी की प्रेम कहानी, वही है इसमें। उर्वशी जो पोएम लिखे हुए हैं औरबिंदो, उसका कंटेंट वही है। इट्स अबाउट देम। एपिक सिमिलीज का काफ़ी यूज़ करते हैं, मिल्टॉनिक डिक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मिल्टन बनने की कोशिश। देखिए आगे और भी चीज़ें मिलेंगी आपको। सेंट्रल थीम किसका? लव एंड डेथ का सेंट्रल थीम क्या है? लव। लव एंड थीम जो उनका वर्क है उसका सेंट्रल थीम है लव। ये भी 1100 लाइन्स की पोएम है, ये भी ब्लैंक वर्स में है, जैसा पीछे हमने देखा उर्वशी भी। ब्लैंक। ऑर्फियस यूरिडाइस का जो लीजेंड फेमस है ग्रीक का, उससे मिलता जुलता है ये। इट इज़ द स्टोरी ऑफ रुरु। रुरु कौन है? सन ऑफ ऋषि भृगु। तो रुरु की कहानी है। रुरु कौन है? भृगु के बेटे, उनकी बिलवेड हैं प्रमा द्वारा, हाँ, कॉल्ड प्रियमवदा बाय द पोएट, जिसको पोएट प्रियमवदा बोलते हैं। द डॉटर ऑफ द सेलेस्टियल निम्फ मेनका। अगेन एक अप्सरा मेनका की बेटी। तो मेनका की बेटी हैं प्रमद्वरा, जिसको प्रेमवदा नाम दिया है पोएट ने। तो प्रेमवदा और रुरु की प्रेम कहानी इसमें। कहानी क्या है? अगर पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है थोड़ा बहुत उसके बारे में। लॉन्गर पोएम्स के बारे में बात करें तो बाजी प्रभु, इट इज़ अबाउट मिलिट्री हीरोइज्म, historical incident of the heroic self sacrifice of बाजी प्रभु देशपांडे who to cover शिवाजी's retreat। तो शिवाजी को कवर करने में जिस तरह से बाजी प्रभु ने अपना बलिदान दिया था, उसकी कहानी है बाजी प्रभु में। इसका मतलब काफ़ी कई तरह के डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की चीज़ों को कवर किया है औरबिंदो ने। His two most ambitious effort in quantitative hexameter are इलियन और आहाना जो भी है। ऑफ द प्रपोज्ड एंड इनएविटेबल 12 बुक्स ऑफ इलियन, एन एपिक एंटायरली ऑन द होमरिक पैटर्न, कंप्लीट ओनली 8 एंड पार्ट ऑफ द 9th, टोटलिंग अबाउट 5000 लाइन्स। तो दो मेन एम्बिशस उनका वर्क है, जिसमें इलियन है और आहाना है। और इलियन की अगर बात करें तो ऐसा ही इन्होंने प्रपोज़ किया था कि वो 12 किताबें लिखेंगे उसकी, लेकिन उन्होंने केवल 8 और 9 का कुछ पार्ट लिखा। ये होमरिक पैटर्न में लिखा हुआ है। होमर का नाम सुना ही होगा आपने, इलियड और ओडिसी के लिए जाने जाते हैं। तो उसके बाद इसमें भी अगर हम कहें तो क्या है? क्लैश बिटवीन एक्लीज एंड अमेजोनियन। की कहानी इसमें आपको मिलेगी इलियन में जो है। आहना की बात करें, लॉन्ग पोएम है, 250 राइम्ड हेक्सामीटर कपलेट्स। हेक्सामीटर समझते हैं 6 फीट, ठीक है। स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड जो भी है, हेक्सामीटर कपलेट। कपलेट पता है, जिसके लास्ट के वर्ड्स राइम करते हों। आहना इज द डिवाइन डॉन who descends into the world and is greeted by hunters of joy, the seekers of knowledge। ये कहीं ना कहीं पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की याद दिलाता है। उसमें कैसे अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया है, अलग अलग पर्सोनिफाइड कैरेक्टर का यूज़ किया है राइटर ने। आहना इज़ इन मेनी वेज अ प्रोलॉग टू सावित्री। कह सकते हैं कि ये सावित्री का प्रोलॉग है, क्योंकि आहना का मतलब ही होता है, क्या लिखा हुआ है? डिवाइन डॉन, जो सुबह होती है,
सुबह या अरुणोदय जिसको कह सकते हैं आप, अरुण कह सकते हैं। तो सावित्री सूर्यदेव के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि सावित्री की कहानी जो है, ये सावित्री नामक कैरेक्टर की कहानी है जो सत्यवान की पत्नी थी। लेकिन याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि जो आहना है वो एक तरह से प्रोलॉग के रूप में समझा जाता है, सावित्री का प्रोलॉग। और देखिए वर्ड यूज़ किया गया है सावित्री के लिए मैग्नम ऑपस, जिसका मतलब होता है मेन वर्क या मोस्ट फेमस वर्क। तो सावित्री, अब थोड़ी सावित्री की बात हम करेंगे। एन एम्बिशियस एपिक, एम्बिशियस क्यों लिखा हुआ है? मतलब कोई एपिक लिखने का दावा प्रस्तुत करे या लिखने की कोशिश करे तो यही बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियस है कि एपिक लिखने की शुरुआत अगर की श्री अरबिंदो ने तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये एम्बिशियस एपिक है। कितने लाइन में लिखा हुआ है? 23,813 लाइन्स। जैसे कि अगर आप बात करें रामचरितमानस में चौपाइयों की संख्या 24,000 है, 24,000। तो सावित्री में भी 23,813 लाइन्स हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। 12 बुक्स में है, 49 कैंटस में है। क्या बात है। किस चीज़ पर है? एन एपिक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी, मानवता, देवत्व, ऑफ डेथ एंड द लाइफ डिवाइन, जिंदगी, मौत। कहानी मालूम ही होगा, सावित्री की कहानी मालूम होगी, जो अपने पति के प्राण वापस मांग लेती है यमराज से। लिखा है सावित्री रेस्क्यूज हिम फ्रॉम डेथ। डेथ से रेस्क्यू करने का मतलब उसको समझाया गया कहानी के थ्रू कि कैसे वो सत्यवान से कह करके प्राण मांगती है। नरेटेड इन अबाउट 700 लाइन्स इन द महाभारत। महाभारत में इनकी कहानी है 700 लाइन में। अ स्टोरी ऑफ प्योर लव कॉन्करिंग डेथ। इम्पॉर्टेंट है थीम कि प्योर लव डेथ को कैसे कॉन्कर कर सकता है। सावित्री की कहानी वही है। अश्वपति's योग इज़ ओनली ब्रीफली मेंशन इन द ओरिजिनल में अश्वपति योग बहुत कम मेंशन है। श्री अरबिंदो एक्सपेंड्स इट टू फिल स्लाइटली लेस देन हाफ द पोएम। और जबकि श्री अरबिंदो ने इसको काफ़ी बढ़ा करके लगभग आधा, पोएम का पूरे आधा यही बात कही है। उसी तरह से सावित्री पिनास, यानी जो तपस्या है सावित्री की, उसके बारे में जब बात करते हैं वो तो लगभग 5,000 लाइन उसमें उन्होंने यूज़ किया है। सावित्री का सब टाइटल अ लीजेंड एंड अ सिंबल। सावित्री का सब टाइटल क्या है? अ लीजेंड एंड अ सिंबल। देखिए लिखा है ना, सावित्री इज डॉटर ऑफ द सन। सन यानी सूर्यदेव की बेटी। अश्वपति सावित्रीज फादर। अश्वपति कौन है? सावित्री के पिता। क्या लिखा है? बाप रे। इट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज Rest and Paradise Regained put together, and the only epic longer than it is Kazantzaki's Odyssey, a modern sequel. तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड को साथ में मिला दिया जाए, उसका दूना, उसका ट्वाइस है सावित्री, यानी काफ़ी बड़ी पोएम है। कह रहा है कि एक ही पोएम है जो इससे बड़ी है, वो है काज़ांत्ज़कीज़ की ओडिसी, जो कि मॉडर्न सीक्वल है। मतलब ओडिसी का ऐसा थीम है कि इसको जो है बहुत पहले से लोग लेते आ रहे हैं। होमर के समय से कोई नावल लिखता है उस पर, तो कोई उस पर पोएम लिखता है। जैसे टेनिसन ने पोएम लिखा है ओडिसी, छोटी सी पोएम है। तो काज़ांत्ज़की ने जो मॉडर्न वर्ज़न लिखा है
ओडिसी का, वो पोएम काफ़ी लंबी है, आप गूगल कर सकते हैं, यू विल फाइंड। मुझे लगता है कि लॉन्गेस्ट ही होना चाहिए, या एक दो और इससे बड़ा होगा तो होगा। आगे बढ़ते हैं। डेथ एंड द डार्क ब्राउड सोफिस्ट, कोई नहीं, आगे बढ़िए। और क्या है? सावित्री इज फर्म इन हर रिजॉल्व टू रिटर्न टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा है प्राण को वापस लेने के लिए। He tells the youthful couple that they represent God's dual power। क्या बात है, जो युवा जोड़ा है वो गॉड के ड्यूअल पावर को शो करता है, ऐसा मानना है औरबिंदो का। सावित्री द फोर्स एंड सत्यवान द सोल ऑपरेटिंग ऑन अर्थ टू डिविनाइज इट। देखिए ऐसा सिंबल काम करता है। सावित्री एक फोर्स के रूप में है, जिसको अगर हम और बेहतर तरीके से तो कहें तो एलन वाइटल है, लाइफ फोर्स है, और सत्यवान क्या है? सोल है, ऑन अर्थ टू डिवानाइज इट। तो ये दोनों मिल करके जो है इन्होंने धरती को ही देवत्व से परिपूर्ण कर दिया है, मतलब डिविनिटी साक्षात उतर आई है धरती पर। इट इज़ नोट वर्दी दैट द एक्चुअल एक्शन ऑफ द एपिक टेक्स प्लेस ऑन अ सिंगल डे। मेन जो काम है एपिक का वो कह रहा है सिंगल डे, एक ही दिन में है वो मेन काम हुआ है। एज इन जेम्स जॉयस पर नॉवेल भी लिखा गया है। तो जेम्स जॉयस का जो वर्क है यूलिसीज, वो ओडिसी, आप जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि यूलिसीज और यूलिसीज ओडिशियस का ही नाम है, ठीक है, जो ओडिसी का हीरो है। तो जेम्स जॉयस का जो नॉवेल है वो भी सिंगल डे में ही हुआ था। उसी तरह से इसमें भी जो मेन कहानी है सावित्री की और सत्यवान की, जो मेन कहानी है, मेन कंटेंट जो है वो एक दिन की कहानी है इसमें। ऑल द रेस्ट बीइंग कास्ट इन द फॉर्म ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव नरेशन। बाकी जो बचा हुआ है वो रिट्रोस्पेक्टिव नरेशन के फॉर्म में। रिट्रोस्पेक्टिव समझते हैं, बार बार कहानी में कभी पीछे जाना कभी आगे जाना, इस तरह से फ्लैश बैक फ्लैश फॉरवर्ड। या रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब यहाँ सोच में, जैसे अब अगर आपने पढ़ा होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, है ना, तो उसमें कैसे रिट्रोस्पेक्टिव नरेशन का यूज़ किया जाता है कि साइकोलॉजिकली कैसे वो साइकोलॉजिकल ट्राई में ट्रेवल करता है कैरेक्टर। इट इज़ क्लियरली एन एपिक विद अ डिफरेंस, कह रहा है कि एक यूनिक एपिक लिखा है औरबिंदो ने। एम के नायक कह रहे हैं अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट इन द एपिक जॉनरा। Unlike the traditional epic, it has very little action in it, and most of what happens in it takes place on the symbolic plane। जैसे क्या होता है जनरली एपिक में, आप देखते हैं कि लड़ाई होती है, बाकायदे युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ भी लड़ाई है, लेकिन लड़ाई वेपन की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई सावित्री की है अगेंस्ट डेथ। तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें सिंबॉलिक प्लेन में होती हैं, ये इसमें एक अलग बात है, एक यूनिकनेस है। कंटेंस हार्डली हाफ अ डजन कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर भी काफ़ी कम है इसमें, हाफ अ डजन का मतलब लगभग 5-6 कैरेक्टर हैं इसमें। सावित्री इज़ दस एन इनर एपिक, एन एपिक ऑफ द सोल एंड द ओवर सोल। क्या बात है, ये कोट करने वाली चीज़ है एग्ज़ाम में। सावित्री एक इनर एपिक है क्योंकि ये सोल और ओवर सोल की बात करती है, यानी आत्मा और परमात्मा की बात करती है। इट इज़ अ डिस्टिलेशन ऑफ श्री अरबिंदोज फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल योग। जो योग इंटीग्रल योग की फिलॉसफी श्री अरबिंदो की है, कहीं ना कहीं वो क्लियरली विजिबल है इसमें। बर्गशॉ
The idea of the Ellen Whittle and creative evolution and Pierre Teilhard Chardin's vision of a future when man graduating into a superior consciousness will grow into more than man. क्या लिखा है? It has surprisingly close affinities. बर्गशॉ का एलन वाइटल का कॉन्सेप्ट या कैडिंस का जो फ्यूचर का विज़न है, जब इंसान सुपीरियर कॉन्शसनेस ला देता है अपने भीतर तो कैसे वो मोर देन मैन हो जाता है, यानी वही सुपर कॉन्शसनेस ला करके कैसे एक इंसान, कैसे एक मनुष्य देवत्व की प्राप्ति कर लेता है. The poem is written in blank verse without enjambment. कह रहा है कि ब्लैंक वर्स में लिखी हुई पोएम है. इंजैम्पमेंट का यूज़ बहुत रेयरली है. इंजैम्पमेंट समझते हैं? जब कोई पोएट्री लिखी और लंबी पोएट्री लिखी जाती है तो उसमें इंजैम्पमेंट खूब यूज़ होता है. जैसे द वेस्टलैंड अगर आप पढ़ेंगे टी.एस. एलियट का तो उसमें इंजैम्पमेंट खूब यूज़ हुआ है. मतलब कोई एक बात कही जा रही है, एक सेंटेंस में ख़त्म नहीं हुई, आधा ख़त्म हुई, आधी बात दूसरे सेंटेंस में शुरू हो गई, वो होता है इंजैम्पमेंट. तो वो कम है इसमें. In fact, his technique is similar to that of Pope's heroic couplets. अलेक्जेंडर पोप ने जैसे हीरोइक कपलेट का यूज़ किया वो आपको देखने को मिलेगा इसमें सावित्री में. इन दिस रिस्पेक्ट्स एंड लाइक पोप ही टू फ्रिक्वेंटली अचीव्स द एपिग्रामेटिक क्वालिटी, और इसीलिए एपिग्राम का खूब यूज़ करते हैं ऑरोबिंदो. एंड अगेन एज इन द लाइन्स लाइक टू सी हर वॉज अ समन्स टू एडोर. ये कैसे है कि कितनी खूबसूरत लाइन है. टू सी हर वॉज अ समन्स टू एडोर, मतलब जैसे उसको देख करके ही ऐसा लगता है कि पूजा करने का मन करे, जैसे पूजा करने की सारी इच्छाएं जग जाएं. That was the personality of Savitri. Latinized diction, Keatsian double adjectives and typically romantic imagery, ये सब क्वालिटीज़ हैं इनके राइटिंग की. Ocean of electrical energy and dark beings come television from the gulfs of night. चलिए और आगे बढ़ते हैं. मिस्टिक मोड्स ऑफ गॉड, और कुछ है? मोटिव ऑफ क्वेस्ट इज रिपीटेड. और सावित्री की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है इसमें? द पोएम डज हैव अप्स एंड डाउन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सेलेंस इनएविटेबल इन कंपोजिशन ऑफ सच ह्यूज प्रोपोर्शन. किताब इतनी बड़ी है कि उसमें आपको अप्स डाउन्स मिलेंगे ही, मतलब वो हर जगह एक क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. डाइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि संभव है इतनी बड़ी किताब के लिए. इतनी बड़ी किताब में ये पॉसिबिलिटी बनती है. बुक 8 द बुक ऑफ डेथ, बुक 5 द बुक ऑफ लव, ये याद रख सकते हैं. बुक 8 का नाम है द बुक ऑफ डेथ, बुक 5 का नाम है द बुक ऑफ लव, बुक 11 का नाम है द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे. तो ये रही बात थोड़ी सी औरबिंदो की और उनकी सावित्री की. इसमें एक कमेंट है लास्ट में एम.के. नायक का, आप उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें. रखने के लिए भी ना रखने के लिए भी, दोनों के लिए सावित्री आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा, जानना होगा, तब आप किसी कंक्लूज़न पर पहुंच सकते हैं. फ़िलहाल एम.के. नायक की बात सुन लीजिए. सावित्री इज़ दस अ मेजर एपिक बट नॉट अ परफेक्ट पोएम. एक प्रमुख एपिक है सावित्री, लेकिन ये परफेक्ट पोएम नहीं है, ऐसा मानना है एम.के. नायक का. सो नाउ आई होप औरबिंदो की पर्सनालिटी, उनकी राइटिंग से कुछ हद तक अवेयर हो गए होंगे. ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. धन्यवाद.